गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में दुनिया ने देखी तिरंगे की ताकत, दूसरे देशों का रक्षा कवच बना। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग, कुश्ती, हर जगह बेटियों का योगदान है अद्भुत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से अपने सरकारी आवास पर शनिवार को मिले। मोदी ने कहा कि आप लोग स्कूलों में जाएं और आज के युवा आपको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। आपसे ये प्रेरित होकर आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप जरूर जाएं। मोदी ने कहा कि आप लोगों ने बर्मिंघम में तिरंगे का मान बढ़ाया। तिरंगे की ताकत को दुनिया ने यूक्रेन में देखा था। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉकी में हम जिस तरह अपना पुराना रुतबा हासिल कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। मेंस और विमेंस दोनों टीमें बधाई की पात्र है। हमें खुशी है कि कई खेलों में मेडल जीतने के करीब थे। यह सुकून देने वाला था। बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पूजा ने सिल्वर मेडल जीतने के बाद देश से माफी मांगी और भावुक हो गई। उनके साथ पूरा देश भावुक हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गर्व की बात है कि आपकी मेहनत और प्रेरणादायी उपलब्धि से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्र ने खेल के क्षेत्र में 2 प्रमुख उपलब्धियां दर्ज की। राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के अलावा देश ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। योगी और भाजपा किसान मोर्चा के नेता को जान से मारने की धमकी, पत्र में लिखा 15 दिन में रिजल्ट देखोगे। जी हां दोस्तों, आलमबाग इलाके में रहने वाले भारतीय किसान मोर्चा के नेता देवेंद्र तिवारी के घर के बाहर बृहस्पतिवार रात में एक बैग पड़ा मिला। बैग में एक पत्र मिला है जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। देवेंद्र की तहरीर पर आलमबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, किसान मोर्चा के नेता देवेंद्र तिवारी के मुताबिक पत्र में पीआईएल दाखिल करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र किसी सलमान सिद्दीकी ने भेजा। उस पत्र में लिखा है कि तुझे कितनी बार समझाया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है। इतनी बार समझाया लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। योगी के कहने पर पीआईएल की वजह से हम लोगों के सारे स्लॉटर हाउस बंद हो गए हैं। अब तू देख तेरा क्या हाल होता है। इंतजार करो, अगले 15 दिन के अंदर तुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तुम लोगों ने जितना हमारे रहनुमा जनाब असुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी को रुलाया है, उनकी एक एक आंसू का बदला लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोएडा की सड़क पर महिला की गुंडागर्दी, हल्की सी गाड़ी टच होने पर 90 सेकंड में 17 तमांचे मारे, कॉलर पकड़कर। जी हां दोस्तों, नोएडा के मैक्स ग्रेटर सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का प्रकरण अभी लोग भूले भी नहीं है। इसी बीच एक महिला का वीडियो सामने आया है। उसकी कार में ई रिक्शा की हल्की सी साइड लग गई। इसके बाद महिला अपना आपा खो बैठी। उसने सरेआम ई रिक्शा चालक को उसका कॉलर पकड़कर घसीटा और थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए। महिला ने रिक्शा चालक को ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़े। महिला ने इस दौरान रिक्शा चालक के जेब में से जबरदस्ती रुपए भी निकाले। महिला ने रिक्शा चालक से कहा कि तेरे बाप की कार है क्या। घटना नोएडा के फेज 2 के सेक्टर 110 स्थित मार्केट की बताई जा रही है। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चेन्नई एयरपोर्ट पर बैग में मिले दुर्लभ प्रजाति के बंदर, सांप और कछुए। बैंकॉक से आया यात्री हुआ अरेस्ट। जी हां दोस्तों, चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक यात्री के बैग से दुर्लभ प्रजाति के 23 जानवर बरामद किए। दरअसल दोस्तों, चेन्नई एयरपोर्ट पर 11 अगस्त को बैंकॉक से TG 337 फ्लाइट से उतरा था। चेन्नई एयर कस्टम्स ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर उस यात्री को रोक लिया गया था। इसके बाद उसके बैग की जांच की गई। उसमें एक डिब्रेजा बंदर, 15 किंग स्नेक, 5 बाल पाइथन और 2 एबरल्डा कछुए मिले। जानकारी के मुताबिक जीवित जानवरों को अवैध रूप से आयात किया जाता था, इसलिए उन्हें पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा की सलाह पर थाई एयरवेज के जरिए मूल देश में भेज दिया गया। वहीं यात्रियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज को भारत के निकट बंदरगाह पर रुकने की दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने भारत की चिंताओं के बावजूद एक विवादास्पद चीनी शोधपोत को द्वीप पर जाने की अनुमति दे दी। समाचार एजेंसी AFP ने अधिकारियों के हवाले से यह बताया। युआन वोंग 5 को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनालिटिक्स साइटों द्वारा एक शोध और सर्वेक्षण पोत के रूप में बताया गया है, लेकिन इसे दोहरे उपयोग वाला जासूसी जहाज भी कहा जाता है। श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल पी सिल्वा ने बताया कि उन्हें 16 से 22 अगस्त तक हब्बनटोटा में जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। सिल्वा ने AFP को बताया कि आज मुझे राजनयिक मंजूरी मिली। हम बंदरगाह पर रसद सुनिश्चित करने के लिए जहाज द्वारा नियुक्त स्थानीय एजेंट के साथ काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रतीक पर हमला करने वालों पर लगी IPC की नई धारा। नुपुर शर्मा के सपोर्ट में किया था पोस्ट। जी हां दोस्तों, बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले प्रतीक पवार पर हमले को लेकर आरोपियों पर IPC की नई धारा लगाई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करना, 120B आपराधिक साजिश और सेक्शन 7 लगाया गया है। इससे प्रतीक पर हमले करने वालों की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले प्रतीक ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर और कन्हैयालाल के समर्थन में पोस्ट करने पर उन पर तलवार से हमला कर दिया गया था। प्रतीक पवार नामक युवक ने नुपुर और कन्हैयालाल के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद 15 लोगों ने 4 जुलाई की रात प्रतीक पर तलवार से हमला कर दिया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रतीक पर हुए हमले से स्थानीय लोग काफी गुस्से में थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एडवाइजरी जारी कर सरकार ने कहा मास्क पहने लोग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने अहम आदेश जारी कर दिया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, भीड़भाड़ वाली जगहों, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में सभी संभाग और जिला अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। दोस्तों, पंजाब के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऐसा देखने में आया है कि लोग कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में कोविड-19 के मामले, पॉजिटिविटी रेट और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में NDA को लग सकता है जोर का झटका, 3 MP थाम सकते हैं नीतीश तेजस्वी का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर RJD के साथ बिहार में सरकार बना ली। ऐसे में जहां नीतीश एक बार फिर CM की कुर्सी पर बैठे तो वहीं लालू के लाल तेजस्वी यादव को डिप्टी CM का पद मिला। लेकिन दोस्तों मामला यहीं तक नहीं सिमटा है। बिहार में अब नई कैबिनेट को लेकर भी माथापच्ची जारी है, तो वहीं NDA को जल्द ही एक और बड़ा झटका लगने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार से NDA के 3 सांसद JDU और RJD का समर्थन कर सकते हैं। ये तीनों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि वो NDA के साथ रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर RJD और वैशाली से सांसद वीणा देवी और नवादा से चंदन सिंह JDU में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब पॉलिटिक्स, अकाली दल में सुखबीर सिंह बादल की कुर्सी पर संकट, पार्टी के सीनियर नेताओं ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल खुद पार्टी में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। अपनी ही पार्टी में बादल बैकफुट पर हैं। पार्टी में कई नेता उनके नेतृत्व और फैसलों को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि सुखबीर सिंह बादल को पार्टी में बादशाहत बरकरार रखने के लिए पुराने वफादारों का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, पिछले कई दिनों से शीअद के सीनियर नेता सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही NDA को सपोर्ट करने पर भी कई नेता नाराज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ तैयार, वर्कर्स ने फहराया तिरंगा, आतिशबाजी भी की। यह पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल की ओवर टॉर्च का काम पूरा हो गया है। शनिवार को पुल का गोल्डन पॉइंट यानी कि आखिरी जोड़ लगा दिया गया। इसके बाद पुल बनाने का 98% काम पूरा हो गया है। इस मौके पर वर्कर्स ने तिरंगा फहराया और आतिशबाजी की। ब्रिज का निर्माण कोकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल
लिंक परियोजना के तहत हुआ है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 28,000 करोड़ रुपए आई। कोकण रेलवे के चेयरमैन और एमडी संजय गुप्ता ने बताया कि इस ब्रिज को बनाने में लंबा समय लगा। खराब मौसम, सर्दी, ऊंचाई से इसे बनाने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पुल का निर्माण मुंबई स्थित बुनियादी ढांचा प्रमुख AFCONS की ओर से किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के 15,815 नए मामले दर्ज। दिल्ली समेत 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के 15,815 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,39,372 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ठीक होने वालों की बात करें तो 20,018 लोग कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,35,93,112 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। हालांकि अभी देश में संक्रमण के 1,19,264 सक्रिय मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 68 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई। कुल मिलाकर 5,26,996 लोग कोविड-19 संक्रमण की वजह से अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हुआवे CEO चीन गए तो पूछताछ के लिए लाना होगा मुश्किल। आयकर विभाग ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। कंपनी के CEO बोले, मैं आतंकी नहीं हूं। जी हां दोस्तों, हुआवे इंडिया के CEO ली जियोंग वेई के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने CEO के चीन जाकर न लौटने का अंदेशा जताया है। IT विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर CEO ली चीन चले गए तो उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की चीन के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है। हुआवे कंपनी के कई ठिकानों पर IT ने टैक्स चोरी करने के मामले में रेड की थी। इसके बाद पूछताछ के दौरान CEO की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वीकेंड के बावजूद औंधे मुंह गिरी दोनों फिल्में, अब तक हुई सिर्फ इतनी कमाई। जी हां दोस्तों, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के बीच पहले जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन वीकेंड के बावजूद जिस तरह से इन दोनों फिल्मों ने कमाई की है उससे निर्माताओं को बड़ा झटका लगा है। पहले दिन 12 करोड़ और 8 करोड़ का बिजनेस करने वाली लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की कमाई के अलावा दूसरे दिन फिसड डिश साबित हो गई। फिल्म के बजट के आगे इसकी कमाई मुट्ठी भर ही लग रही है, जिससे इंडस्ट्री फिर से चिंता के सागर में डूब गई है। दोस्तों ओपनिंग डे पर आमिर खान की फिल्म ने 12 करोड़ का बिजनेस किया, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने महज 8 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि वीकेंड होने के बावजूद फिल्म की कमाई का आंकड़ा बढ़ने की बजाय कम हो गया, जबकि इस फिल्म को बनाने में लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दोस्तों आमिर खान ने इस फिल्म के लिए समय, खून, पसीना और ढेर सारा पैसा खर्च किया। इसके बावजूद अब जब फिल्म अच्छा नहीं कर रही है तो आमिर काफी सदमे में है। वहीं दोस्तों दूसरी अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, क्योंकि दोस्तों यह फिल्म तो अच्छे और पॉजिटिव रिव्यू के बावजूद नहीं चल रही। पहले दिन 8 करोड़ का कलेक्शन और दूसरे दिन 6.5 करोड़ कमाने वाली रक्षाबंधन के शोज अब कैंसिल किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। हालांकि रक्षाबंधन को बनाने में 70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कि यह फिल्म लाल सिंह चड्ढा से आधे बजट में बनकर तैयार हुई है और इसकी कमाई के हिसाब से यह ठीक ठाक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप से पहले पाकिस्तान को झटका, भारत के खिलाफ शाहीन अफरीदी का खेलना है मुश्किल। जी हां दोस्तों, KL राहुल की अगुवाई में टीम इंडिया इस वक्त जिम्बाब्वे के दौरे पर निकल चुकी है, लेकिन हर किसी की नजर एशिया कप पर टिकी है। भारत का पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ है। टीम इंडिया इसके लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इस महामुकाबले को लेकर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का भारत के खिलाफ खेलना मुश्किल लग रहा है। शाहीन अफरीदी को कुछ वक्त पहले ही चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनके खेलने पर संशय बरकरार है। इसी वजह से वह श्रीलंका के खिलाफ हुए दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। अब पाकिस्तान जब एशिया कप से पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ खेल रही है, तब शाहीन को इस सीरीज में आराम मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थाने में खुद को आग लगाने वाले किसान की मौत, फूट फूट कर रोए विधायक, बारिश में दिया धरना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले किसान की मौत हो गई है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना बंडा थाना परिसर में हुई थी, जहां किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। किसान की मौत की खबर मिलते ही विधायक तरवर लोधी थाने पहुंच गए और कार्यवाही की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक तरवर लोधी थाना परिसर के बाहर करीब 7 घंटे तक बारिश में धरना देते रहे, जिसके बाद देर रात कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उनसे कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने करीब रात 2 बजे धरना समाप्त किया। वो शाम 7 बजे से धरने पर बैठे हुए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान विधायक किसान की मौत पर फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। विधायक ने किसान को न्याय दिलाने और किसान की मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अगस्त को बंडा विधानसभा के चौका गांव के किसान शीतल रजक ने कीटनाशक के छिड़काव के बाद फसल बर्बाद होने से निराश होकर थाना परिसर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मीडिया से बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी से भी तो पूछ लीजिए 19 लाख में 19 नौकरी भी दी क्या। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि यह हमारी उपलब्धि ही है कि लोग आज हिंदू मुसलमान को छोड़कर रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे और आदरणीय नीतीश जी के साथ आने के बाद पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को छोड़ नौकरी, रोजगार और बेरोजगारी पर सकारात्मक विमर्श हो रहा है। यह हमारी उपलब्धि ही है, नहीं है तो और क्या है। मुझे खुशी है कि हमारी पहल पर नौकरी के मसले पर सोई हुई पत्रकारिता भी जाग रही है। तेजस्वी यादव ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें वह मीडिया से बात कर रहे हैं। 10 लाख नौकरियों के वादे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वादा हम पूरा करेंगे, भाजपा वाले थोड़ी ना करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर बात रखी है, लेकिन इनसे भी जरा पूछो कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। भाजपा के लोग करीब 2 साल सत्ता में रहे, 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी फिर से हुई कोविड पॉजिटिव, जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी है। रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि 75 वर्षीय सोनिया गांधी ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुद को पृथकवास में कर लिया है। उन्होंने लिखा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वह सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पृथकवास में रहेंगी। कुछ दिनों पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोविड से संक्रमित हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन, अब सिर्फ रेगुलेटेड कंपनियां ही दे पाएंगी लोन। जी हां दोस्तों, देश में डिजिटल लैंडिंग से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन देने के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने सहित डिजिटल लोन के नियम के लिए एक रूपरेखा का अनावरण किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि डिजिटल लैंडिंग के डोमेन में तीसरे पक्ष के एंगेजमेंट, मिस सेलिंग, डेटा गोपनीयता के उल्लंघन, उचित व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों पर शुल्क लगाने और अनैतिक वसूली प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक नियामक ढांचे की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था, जिसे 13 जनवरी 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए इसे केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर पेश किया गया था। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि डिजिटल लोन सीधे लोन देने वाले बैंकों के बैंक अकाउंट में जमा किया जाना चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। आरबीआई ने कहा कि क्रेडिट मध्यस्थता प्रोसेस में लोन सर्विस प्रोवाइडर एलएसपी को देय शुल्क का भुगतान कर्ज लेने वालों को नहीं बल्कि डिजिटल लोन देने वाली संस्थाओं को करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन, शिक्षा और काम का हक मांग रही थी, तालिबानी लड़ाकों ने पीटा, हवाई फायरिंग भी की। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये महिलाएं शिक्षा और काम करने का हक मांग रही थी। इनके हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां थी और वे काम, खाना और आज़ादी का नारा लगा रही थी। उन्होंने काबुल में एजुकेशन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के सामने मार्च किया। महिलाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की। महिलाएं जब नहीं रुकी तो उनके साथ मारपीट भी हुई। यह प्रदर्शन तालिबान की सत्ता में वापसी की सालगिरह पूरे होने के कुछ दिन पहले ही किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे ने दिया तोहफा, मां वैष्णो देवी के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहार के मद्देनजर रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ की निकासी तथा सुविधा के लिए उत्तर रेलवे नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 2 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल रेलगाड़ी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अब सरकार 2 अन्य ट्रेनें भी स्पेशल तौर पर वैष्णो देवी यात्रियों के लिए चला रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पड़ोसी के खिलाफ सलमान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, एक्टर ने लगाया लोगों को भड़काने का आरोप। जी हां दोस्तों, सलमान खान अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। एक्टर को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सलमान ने अपनी सेफ्टी के लिए लाइसेंस गन रखने के लिए अप्लाई किया था। अब सलमान खान अपने पनवेल वाले पड़ोसी को लेकर चर्चा में है। एक्टर ने अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। एक्टर ने अपने बयान में कहा कि केतन के पुराने वीडियो से उनकी छवि ही नहीं खराब हुई, बल्कि लोगों को भड़काने की भी कोशिश की गई। दरअसल दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट में सलमान ने सुनवाई के दौरान अपने पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि और प्रासंगिक रूप से लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, केतन ने अपने वीडियो में बताया था कि सलमान खान का अयोध्या में राम मंदिर बनने में 500 साल लग गए और यहां सलमान गणेश मंदिर बनाने की कोशिश में है। उन्होंने सलमान की तुलना बाबर और औरंगजेब से की थी। इतना ही नहीं, केतन ने अपने वीडियो में सलमान को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग का सदस्य बताया था। केतन के वकील ने सेशन कोर्ट को बताया था कि सलमान ने मानहानि का मुकदमा केतन की जमीन हड़पने के लिए किया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस फिल्मी अभिनेता को महानायक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस अभिनेता का नाम जिसको कि महानायक के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।